आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज के विषय में हम पुनर्जागरण का यूरोपीय इतिहास लेखन में प्रभाव और उसमें एक विशिष्ट टॉपिक जो कि इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन हिस्टोग्राफी, वैज्ञानिक क्रांति का इतिहास लेखन पे प्रभाव, इस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत विशेषकर फ्रांसिस बेकन और रेने डेकार्टेस के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से इतिहास के आधुनिक दर्शन की व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की थी इतिहास लेखन में, और उसका माध्यम उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाया था और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के माध्यम से उसको इतिहास दर्शन में उस प्रक्रियाओं को प्रस्तुत कर इतिहास की व्याख्या को प्रस्तुत किया था। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप सभी को या हम सभी को यह समझना पड़ेगा कि वैज्ञानिक क्रांति का इतिहास लेखन से क्या संबंध है। यदि हम इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं तो जो वैज्ञानिक विधियां हैं या वैज्ञानिक तकनीक है वह एक प्रकार से ऐसी प्रक्रिया है जो प्रयोगशाला के माध्यम से अपने आप को प्रूफ करता है। जैसे 2+2 मैथमेटिक्स का एक जो फार्मूला है, जो मैथमेटिक्स के फार्मूला से यदि उस फार्मूले के अंतर्गत आप किसी भी मैथ का या किसी भी गणना करेंगे या अध्ययन करेंगे तो उसका आंसर एक ही आएगा। तो 2+2 के माध्यम से 4 ही कहेंगे, चाहे वो कितने बार भी कैलकुलेशन कर ली जाए। दूसरा, यदि हम किसी भी प्रयोगशाला में किसी भी केमिकल को रिएक्शन करेंगे तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसके केमिकल रिएक्शन में जो प्रक्रिया बनेगी और उसका एक ही आंसर आएगा या एक ही गैस का विकास होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम भौतिक विज्ञान, कार्बन डेटिंग, क्रोनोलॉजी, इस प्रकार की प्रक्रियाओं प्रूफ करते हैं तो वो हर बार की प्रक्रियाओं में एक ही रूप में उसका आंसर आएगा, जो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अपने आप को प्रूफ करता है। अब इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को इतिहास लेखन में कैसे प्रयोग किया गया, तो सर्वप्रथम हमें देखना पड़ेगा कि वो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो इतिहास को प्रभावित कर रही थी, हम कह सकते हैं एक अंधकार युग में जो चर्चा कर रहे थे इससे पहले भी, तो उस युग में वैज्ञानिक क्रांतियों ने उस पारलौकिक सत्ता को, जिससे के बारे में ईश्वरीय सत्ता या हम ऐसी डिवाइन थ्योरी या हम कह सकते हैं ईश्वरीय सत्ता या हम कह सकते हैं अंधविश्वास को निकालकर बाहर कर दिया, जिसे व्यक्ति समझने में या अपनी बौद्धिक दृष्टिकोण में उसे प्रूफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बौद्धिक वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से बताया तो जा रहा था कि यह गलत है, यह सही है, लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता था। और इसी प्रकार से जब वैज्ञानिक क्रांतियां प्रारंभ हुई उसके माध्यम से वह प्रूफ किया जाने लगा कि जो गलत या सही या अनुचित या उचित क्या है, और उसका बुद्धि और विवेक के माध्यम से प्रयोग किया जाने लगा। इस वैज्ञानिक क्रांति को और इतिहास में दार्शनिक वैचारिक दृष्टिकोण को जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा जाता है, इसे बौद्धिक, जिसे रेशनलिस्ट दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है, बौद्धिक क्रांति के दृष्टिकोण में भी इसको माना जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सर्वप्रथम रॉजर बेकन ने भी इस प्रकार की वैज्ञानिक विधियों और वैज्ञानिक के माध्यम से बहुत सारे गूढ़ रहस्यों के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन समाज उस समय समझने के काबिल नहीं था, क्योंकि ये 1214 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके पश्चात से ही इन प्रक्रियाओं को बताने की वो कोशिश की थी, और कह सकते हैं 13वीं शताब्दी में इन चीजों को या इन बातों को संपूर्ण दृष्टिकोण में प्रूफ नहीं किया जा सकता था। दूसरा नाम आता है लियोनार्डो दा विंसी, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कलाकृति है, जिसे मोनालिसा के नाम से जानते हैं। लियोनार्डो दा विंसी, जिसने बहुत सारे अपने कलाकृतियों के माध्यम से ऐसे मैथमेटिक्स के फार्मूला या बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशन और वैज्ञानिक विकास, और उसके साथ साथ उन्होंने कलाकृतियों में ऐसी चीजों को प्रदर्शित किया है जो आज भी गूढ़ रहस्य बने हुए हैं, जो उस समय 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय में, 14वीं और 15वीं शताब्दी के समय में उसका उन्होंने विकास किया था, जो कि एक प्रकार से उनकी कलाकृतियों में विज्ञानवाद दिखाई देता है। आगे चल के हम कह सकते हैं कि इसी तरह से इतिहास लेखन या हम कह सकते हैं वैज्ञानिक क्रांतियों का प्रभाव इतिहास में दिखाई देने लगता है, और उसके बारे में बहुत ही लेखन कार्य किया जाने लगता है। कोपरनिकस के बारे में आप सभी जानते हैं, और कोपरनिकस
जो कि एक पादरी होता है, प्रारंभिक दौर में वह अलौकिक शक्तियों के बारे में विश्वास तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शंका उत्पन्न होती है और इसके बारे में वह गूढ़ रहस्यों को खोजने की कोशिश करता है। और उसके माध्यम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी उन रहस्यों को खोजने के संबंध में। उस पुस्तक का नाम है, जैसे कि आप देखते होंगे, कॉपरनिकस की पुस्तक रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज। इसके माध्यम से वह बताने की कोशिश किया उस समय कि ग्रहों की घूर्णन गति और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है और पृथ्वी अपने ध्रुव में घूर्णन गति प्रारंभ करती है। तो इस प्रकार की वह व्याख्या इस पुस्तक के माध्यम से किया और साथ ही साथ इन ग्रहों की रचना संरचना के बारे में भी उसने बहुत कुछ बताने की कोशिश की थी। अब हम एक और नाम आता है अगला, जॉन्स केपलर। जॉन्स केपलर ने मैथमेटिक्स के फार्मूला के माध्यम से ग्रहों के गति के नियमों की व्याख्या की, किस प्रकार से ग्रह अपनी गति में घूर्णनशील रहते हैं। इस व्याख्या को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया था, जॉन्स केपलर ग्रहों की गति के नियमों की व्याख्या की थी। तो हम देख सकते हैं कि ग्रहों की गति के नियमों की व्याख्या जॉन केपलर ने किया था, जो कि एक प्रकार से मैथमेटिक्स के फार्मूला के अनुसार उन्होंने प्रस्तुत किया था। आगे हम बात करते हैं गैलीलियो ने। अब गैलीलियो ने, जो कि कॉपरनिकस के रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज की पुस्तक को पढ़ने के पश्चात और जॉन केपलर के मैथमेटिक्स के नियमों के अनुसार ग्रहों की गति के नियमों और घूर्णन गति के नियमों को जो व्याख्या किया था, उसको वह सिद्ध करने की प्रक्रिया को अपने दृष्टिकोण में, जिसमें सांख्यिकी दृष्टिकोण, मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को उन्होंने प्रस्तुत किया और उसका एक वैज्ञानिक आधार बनाया। और जो वैज्ञानिक आधार था वो कि एक प्रकार से टेलीस्कोप की खोज। अब टेलीस्कोप की खोज करने के पश्चात हम देखते हैं कि उसने जो ग्रहों की गति के नियमों और बहुत सारे घूर्णन गति और ग्रहों की संरचना और उसके गुरुत्वाकर्षण के नियमों को उन्होंने एक प्रकार से प्रूफ करने के लिए टेलीस्कोप के माध्यम से उन ग्रहों को देखते हुए वो प्रस्तुतिकरण किया इस संसार के सामने कि ग्रह अपनी धुरी पर कैसे स्थिर हैं और किस प्रकार से वो घूर्णन गति कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से साइंटिफिक रिवोल्यूशन था जो गैलीलियो की खोज थी, लेकिन उस समय इस तरह की खोजों को मान्यता प्राप्त नहीं थी कि यदि इस तरह की खोजों को उस समय की सत्ता के सामने प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो वह भटकाव होगा राजा और संसार के सामने कि वह पारलौकिक या अलौकिक शक्तियों का खंडन करते हैं। तो इस तरह के अलौकिक शक्तियों का खंडन करने वालों को दंडित किया जाता था उस समय के समाज में। तो कहा जाता है 1633 ईस्वी में इनको एक दंड दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इस प्रकार की टेलीस्कोप की खोज और बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें और उनका प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसे प्रतिबंधित करने के साथ साथ ये सामान्य जीवन जीने लगता है। आगे हम नाम लेते हैं न्यूटन का, जिसे आप सभी जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम को उन्होंने बताया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसके प्रिंसिपिया मैथमेटिका के माध्यम से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को व्याख्या की और साथ ही साथ कॉपरनिकस, जॉन केपलर और गैलीलियो के माध्यम से जो भी उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया था, उन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिका के द्वारा ये संपूर्ण समाज में उसको वैज्ञानिक विधि के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें की थी और उसके माध्यम से इतिहास उस समय की वैज्ञानिक क्रांतियों के माध्यम से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से उन संसार में उन सभी तथ्यों को प्रस्तुतिकरण किया। और गुरुत्वाकर्षण के नियम, जैसे कि एप्पल का उनके सिर पे गिरना और उस प्रकार से उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताना और इस धुरी पर पृथ्वी रुकी हुई है और इसके साथ साथ इनके जितने भी नियम थे उनके बारे में बताया जाना, इनका प्रस्तुतिकरण था, जो कि एक समाज में प्रस्तुतिकरण था और समाज ने उसको स्वीकार भी किया, न्यूटन के व्याख्याओं को। अब हम यहां से देखते हैं कि जब न्यूटन ने इस प्रकार की व्याख्या दे दी तो समाज में एक ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है जो कि इतिहास में एक नवीन दृष्टिकोण बन जाता है।
और इतिहास लेखन का एक नवीन दृष्टिकोण ये होता है कि किस प्रकार से इतिहास पे विज्ञानवाद का प्रयोग किया जाए। अब ये नवीन दृष्टिकोण क्या होता है? हम देखते हैं कि अब समाज में यह स्वीकृति बन गई थी कि अलौकिक और पारलौकिक शक्तियां, जिससे अंधविश्वास आडंबर को हम विज्ञान के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं और विज्ञान के एक धारणाओं के माध्यम से एक दार्शनिक अप्रोच, जिसे इतिहास के वैज्ञानिक दार्शनिक विचारधारा के माध्यम से, जिसे हम कह सकते हैं इतिहास के आधुनिक दर्शन की व्याख्या यहां से प्रस्तुतिकरण होता है, जो विज्ञान की खोजों के माध्यम से होता है। अब इस पे नए दृष्टिकोण बन जाते हैं, जिसका प्रारंभ में जो प्रयोग होता है सत्यता के करीब जाने के लिए, जो कि फ्रांसिस बेकन ने किया था, जिसकी पुस्तक थी नोवम आर्गम। हम इनकी पुस्तक नोवम आर्गम के फ्रांसिस बेकन के माध्यम से हम पुस्तक देखते हैं, जो कि एक प्रकार से नई पद्धतियां, इतिहास लेखन में नई पद्धतियों का प्रयोग, उन्होंने इस पुस्तक को लिया था, नोवम आर्गम पुस्तक को नई पद्धतियों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया था और इसे इतिहास लेखन में वैज्ञानिक धारणाओं को लेते हुए, वैज्ञानिक विधियों को माध्यम बनाते हुए उन्होंने एक व्याख्या प्रस्तुत की और उस व्याख्या के माध्यम से उन्होंने कहा था इतिहास दर्शन की व्याख्या, जिससे अगर हमें किसी भी तथ्य के सत्यता के करीब जाना है तो उस सत्यता के करीब जाने के लिए हमें नई विधियों और नई तथ्यों को प्रयोग करना पड़ेगा, नए दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। और जिसके लिए उन्होंने कार्य कारण सिद्धांत, जैसा कि आप जानते होंगे, कार्य कारण सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया और इसके लिए फैक्ट को माध्यम बनाया। कोई भी फैक्ट मिलता है तो कार्य कारण सिद्धांत के माध्यम से उसके सत्यता के करीब जाने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। अब कैसे जाएंगे? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा, एक इतिहासकार को या किसी लेखक को एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण करने पड़ेगा और वो वर्तमान में रहते हुए अपने मस्तिष्क को या मस्तिष्क पटल को बौद्धिक स्तर में या बौद्धिक दृष्टिकोण में खुला छोड़ना पड़ेगा। उसे हर व्याख्याएं, जिससे कि कहानियां, किंवदंतियां और वायस्ड होना, जिससे कि मिथ और पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, इन सब चीजों को, अपक्षपात, भेदभाव, इस तरह की चीजों से अपने आप को स्वच्छ करना पड़ेगा। इस तरह की चीजों को वह सोचना नहीं पड़ेगा कि किस तरह के बायस्ड होकर वो इतिहास नहीं लिख सकता। तो इन सब चीजों को बिल्कुल अलग छोड़ते हुए कार्य कारण सिद्धांत का प्रयोग करते हुए फैक्ट के करीब जा सकता है और उसको खोज कर सकता है। कहने का तात्पर्य यहां पर है कि एक ऐसा इतिहास का दृष्टिकोण जो कि पक्षपात पूर्ण होना चाहिए, उस किसी पक्ष में इतिहास नहीं लिखना चाहिए और स्वयं एक लेखक को और इतिहासकार को स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित इतिहास में नहीं करना चाहिए, जो कि वो सत्यता के करीब जा सकता है। जिसके लिए उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स का, जिसमें मैथमेटिक्स, सांख्यिकी और एडवांस टेक्नोलॉजी और तकनीकी का जो उस समय प्रयोग हो रहा था, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से क्रोनोलॉजी इनको निकालना और क्रोनोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्यों को, तथ्यों को खोजने के लिए, जैसे हम आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, उसके फैक्ट को खोजना और उसके साथ साथ बहुत सारे प्राचीन लिपियों को खोजना, एपिग्राफी, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, या हम कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, और साथ ही साथ ऐसे माध्यमों को जिसमें लेख, आलेख और सिक्कों का अध्ययन, अलग अलग विधियों को हम प्रयोग जो करते हैं, उस माध्यम से जो साइंटिफिक अप्रोच अपना सकते हैं, जितनी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, उसके पीछे हम कार्य कारण सिद्धांत को प्रयोग करते हुए फैक्ट के करीब जा सकते हैं। तो इस प्रकार के इतिहास लेखन की व्याख्या जो फ्रांसिस बेकन ने की थी। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इनकी व्याख्या को एक नया आयाम जो कि रेने डेकार्टेस ने दिया था, और रेने डेकार्टेस ने अपनी डिस्कोर्स ऑन मेथड पुस्तक के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि इतिहास में विज्ञानवाद के साथ साथ इतिहास की दार्शनिक व्याख्या को भी प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। और जिस सत्य के परे, जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी फैक्ट होते हैं जिसे हम अपने गूढ़ रहस्यों को खोजने के लिए सत्यता के करीब जाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि सत्य से परे भी बहुत सारे ऐसे रहस्य भी होते हैं जो डार्क एज में प्रस्तुतिकरण किया गया था, तो उनको भी खोजना व्यक्ति का कर्तव्य होता है।
और उस सत्यता के करीब जाने के लिए उन्होंने एक व्याख्या दी कि जो स्वयं के बारे में, जैसे कि मैं कोई भी व्यक्ति है और उस व्यक्ति के बारे में इन्होंने कहा मैं सोचता हूं, और मैं सोचता हूं, जब मैं सोचता हूं तो क्या है, मैं सोचता हूं, क्यों सोचता हूं, ये पूछने की बात उन्होंने कही। जब मैं सोचता हूं, ये स्वयं के बारे में सोचने की बात करें तो मैं हूं, इसका मतलब मैं हूं, और ये मैं हूं तो इसका मतलब ये सत्य है। यदि मैं नहीं सोचता या मेरे में थॉट्स नहीं आते या हम बिल्कुल स्थिर नहीं होते या नहीं सोच पाते तो स्वयं के अस्तित्व के बारे में भी कल्पना नहीं की जा सकती है। जब स्वयं के अस्तित्व की कल्पना की जा रही है कि अगर मैं सोचता हूं तो मैं हूं, तभी मैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा हूं। तो इस तरह की अगर कुछ चीजें हैं कि, और जो कि सोच, एक थॉट्स, सोच भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, हर में वैचारिक दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, इसकी भी व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की। तो उन वैचारिक दृष्टिकोणों के बारे में भी वो आगे व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से हमें आगे कार्य करना चाहिए। तो इसके बारे में कि किस प्रकार से मैं सोचता हूं तो मेरे थॉट्स होंगे, और जो थॉट्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भौतिक तत्व भी होते हैं जो दार्शनिक दृष्टिकोण में भी उनको खोजा जाना चाहिए। वैज्ञानिक विधियों या वैज्ञानिक रूप से हमें सत्यता के करीब तो जाते ही हैं, क्योंकि इतिहास का एक उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें उस फैक्ट को लेते हुए फैक्ट को हमें प्रूव करना आवश्यक है, और फैक्ट को जब तक हम प्रूफ नहीं करते हैं तब तक हमें शंका व्यक्त करना चाहिए। जिसे शंका मतलब डाउट्स व्यक्त करना चाहिए। कोई डाउट्स हो सकता है तो जब तक उस डाउट्स को समाप्त नहीं कर सकते तब तक आप उसको नहीं मानेंगे कि वो उस फैक्ट को प्रूव कर चुके हैं या सत्यता के करीब जा चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य होंगे जिनको आपने डाउट्स के माध्यम से, कार्य संबंध के माध्यम से प्रूव तो कर लिया है, लेकिन ऐसे भी गूढ़ रहस्य हैं जिनको खोजा नहीं गया है लेकिन खोजा जा सकता है। तो उन्हीं के माध्यम से उन्होंने जो इतिहास की दार्शनिक व्याख्या जो प्रस्तुत की थी वो स्वयं के बारे में और आत्मा के बारे में और ईश्वर के बारे में ये भी व्याख्या प्रस्तुत की, जो कि एक डार्क एज के युग के बारे में भी उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यदि उस युग में भी अगर हम सोचने की प्रक्रिया को लाएं तो शायद उस इतिहास को भी प्रूव किया जा सकता है, जो कि अलौकिक और पारलौकिक दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। तो आत्मा के बारे में या स्वयं के बारे में वो भ्रम की स्थिति के बारे में बताता है कि एक दार्शनिक व्याख्या दृष्टिकोण में वह प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है, जिसके बारे में स्वयं आत्ममंथन करना चाहिए। और अगर हम आत्ममंथन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंश हो सकते हैं, और अगर यदि वो अंश हैं तो उसे खोजना चाहिए। यदि उसको खोजा जा सकता है तो वह भी एक प्रकार से इतिहास का एक दृष्टिकोण कहलाया जाना चाहिए। तो जब तक वह प्रूफ नहीं किया जा सकता है तब तक हमें भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं। इतिहास में कोई भी व्याख्याएं हो, कोई भी घटना है, यदि उसको प्रूफ नहीं किया गया है तब तक सत्यता के करीब नहीं जा सकते हैं, तब तक उसे भ्रम की स्थिति में रखना चाहिए। और बहुत सारे आंतरिक अनुभव से हमें इतिहास को प्रूफ करना चाहिए, जो इतिहास की दार्शनिक व्याख्या थी। इतिहास में उन्होंने एक शब्द को भी प्रयोग किया था कि एक इतिहासकार का पलायनवादी दृष्टिकोण। जैसे पलायनवादी दृष्टिकोण के माध्यम से उन्होंने बताया था कि एक इतिहासकार पलायनवादी होता है। पलायन मतलब एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाना। तो वो है दृष्टिकोण इसलिए बताता है कि जैसे कि हम वर्तमान में रहते हुए इस वर्तमान दृष्टिकोण में, इस स्थिरता में हम उसको सोचते हैं कि क्या है और किस तरह की घटनाएं हैं, और यदि वर्तमान से हटकर हम अतीत में जाते हैं तो अतीत की व्याख्या हम दूसरे दृष्टिकोण में करने प्रारंभ कर देते हैं। और दूसरे दृष्टिकोण का मतलब यह है कि अतीत की उस घटना का वर्णन उस दृष्टिकोण में बताने लगते हैं जो अतीत में घटनाएं घटती हैं। तो ये कहा गया है इन्होंने कि इतिहास का जो इतिहासकार का पलायनवादी दृष्टिकोण है वो वर्तमान में रहते हुए अतीत की व्याख्या अवश्य करना चाहिए और वर्तमान की घटनाओं को उसमें निरूपित करना चाहिए या उसको दिखाना चाहिए। तो ये इतिहास में उन्होंने यहाँ पर भी एक प्रकार से शंका का दृष्टिकोण बना दिया स्वयं इतिहासकार के रूप में। ये इतिहासकार कैसे अपने आप को शंका प्रकट करता है। तो इस प्रकार के इतिहास लेखन की व्याख्या जो रेने डेकार्टेस पूरे संसार के दृष्टिकोण में, इतिहास के दार्शनिक वैचारिक दृष्टिकोण में देना चाहते थे,
जिसके लिए बहुत सारी समस्याएं जो इतिहास में दिखाई देने लगती हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। और आगे स्वयं कहता है कि इतिहास में एक कार्टेशियनवादी दृष्टिकोण भी प्रारंभ हो जाता है, जो इनको इतिहास पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या को भी ये शंका के दृष्टिकोण में देखने लगता है कि इतिहास में किस प्रकार की स्वयं वैज्ञानिक विधि या हम कह सकते हैं इतिहास की दार्शनिक व्याख्या भी शंका के दृष्टिकोण में आ जाती है। तो इसके बारे में अगर हम मूल्यांकन करें कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में चर्चा करें, संपूर्ण असेसमेंट के रूप में देखा जाए कि इतिहास के विज्ञानवाद की व्याख्या किस प्रकार से उचित थी और किस प्रकार से उसके कमियों को भी उजागर करके देखा जा सकता है, तो हम देखते हैं इतिहास में विज्ञानवाद के प्रयोग ने अलौकिक शक्तियों और अंधविश्वास को निकालकर बाहर कर दिया, जो कि एक प्रकार से उस समय कोई व्यक्ति नहीं कह सकता था। जैसे कि कहा जाता है कि 1600 ईस्वी में ब्रूनो नामक एक व्यक्ति ने जब इतिहास की दार्शनिक व्याख्या का प्रस्तुतिकरण समाज के साथ, संसार के साथ किया, तो उस समय उस क्षेत्र में, रोम में और इटली में उसको मृत्युदंड भी दे दिया गया था और मृत्युदंड में उसे जलाकर मार दिया गया था इस समाज के सामने। तो ये कह सकते हैं समाज में प्रस्तुतिकरण करने का अधिकार भी उसमें व्यक्तियों को नहीं था, जिसको प्रस्तुतिकरण करने का कार्य कोपरनिकस, जॉन केपलर, गैलीलियो और न्यूटन ने उसका एक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए उसका प्रस्तुतिकरण भी किया। आगे हम हीगल की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में भी इसी तरह की व्याख्याओं को देखते हैं कि किस प्रकार से वैज्ञानिक क्रांतियों या वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग या रेने डेकार्ट के इतिहास के दर्शन शास्त्र का प्रयोग किस प्रकार से प्रयोग किया था। तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिकता ने एक अलौकिक शक्तियों को निकालकर बाहर कर दिया और एक प्रकार से उन्नति का विचार आगे दिखाई देता है। उन्नति के विचार के दृष्टिकोण में अगर चर्चा करते हैं कि तो भविष्य की कल्पना करने लगा कि अब भविष्य की कल्पना किस प्रकार से, तो वह स्वयं के बारे में सोचने लगा कि किस प्रकार से आज के युग में, जो वर्तमान का युग उस समय का था और आज अगर हम वर्तमान के बारे में सोचें तो इस समय तक आने तक हमने किस किस प्रकार की खोजें की, हमारे एक विकास का नियम क्या था और उस खोजों को क्या महत्व दिया जा सकता है और उस पर कितना और आगे अच्छा भविष्य बनाने के लिए उस पर नवीन खोजें किस प्रकार से की जा सकती हैं। तो इस प्रकार की व्याख्या का प्रस्तुतिकरण भी उन्होंने उस समय विज्ञानवाद ने दे दिया था। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं नवीन खोजें जिसमें डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, एपिग्राफिक हिस्ट्री, जैसे लिपियों के अध्ययन और प्राचीन लिपि का अध्ययन करना और उसके बारे में समझना, क्षेत्रीय इतिहास के बारे में न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन करना, सिक्कों के अध्ययन के रूप में उसमें किस प्रकार के सोने के सिक्के प्रयोग किए जाते थे, अन्य प्रकार के सिक्के प्रयोग किए जाते थे, उसमें किस प्रकार के गोल्ड और उसकी आर्थिक दृष्टिकोण और नवीन दृष्टिकोण अपनाते हुए वहां पर विज्ञान ने अपने आप को इतिहास के दृष्टिकोण में, इतिहास के दार्शनिक दृष्टिकोण में प्रस्तुतिकरण करने प्रारंभ कर दिया और उसकी महत्ता बढ़ गई इतिहासकार के दृष्टिकोण में। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं क्रोनोलॉजी, जो कालक्रम घटना का भी उस समय जो भौतिक के नियमों के अनुसार और रसायन विधियों के प्रयोग करने के अनुसार हम देख सकते हैं कार्बन डेटिंग और रसायन विधि के माध्यम से या अन्य विधियों के माध्यम से इतिहास को प्रूफ किया जाने लगा कि वह उस चीज की अतीत की घटना कब की है और उसकी तिथि क्रम भी बताई जाने लगी, जो आर्कियोलॉजी और पुरातत्व के माध्यम से थी। पियरे वायले ने एक प्रकार से, जैसे कि नाम लिखा हुआ है, पियरे वायले ने हिस्टोरिका एंड क्रिटिकल डिक्शनरी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्रस्तुत की जिसमें इतिहास के बहुत सारी ऐसी व्याख्याओं को प्रस्तुत किया जिसको रहस्य को खोजा जा सकता है या सत्यता के करीब जा सकता है और उन विधियों को डिक्शनरी के माध्यम से बताया जाने लगा कि किस प्रकार से हम इतिहास में किस विधि का प्रयोग करते हुए इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। इतिहास में कुछ कमियां भी दिखाई देने प्रारंभ हो जाती हैं जो कि रेने डेकार्ट के समय में दिखाई देने लगती है। रेने डेकार्ट ने इतिहास के दार्शनिक विचारधारा में हर समय शंका का प्रस्तुतिकरण किया, चाहे वो अतीत की व्याख्या हो। जब तक हम सत्यता के करीब नहीं जा सकते तब तक हमें इतिहास में भी शंका का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए, इतिहासकार के ऊपर भी और ऐतिहासिक घटना के ऊपर भी, क्योंकि वह कहता है कि इतिहास स्वयं तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। जब स्वयं प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तब तक हम उसे शंका का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सत्यता के करीब तभी जा सकते हैं जब फैक्ट को प्रूफ किया जा सकता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक नियम भी शंका के दृष्टिकोण में आ जाते हैं इनके इतिहास लेखन की दार्शनिक वैचारिक दृष्टिकोण में।
तो इन्होंने इतिहास का एक हर तरह से हर दृष्टिकोण में शंका व्यक्त करने और उनकी कमियों को उजागर करने के दृष्टिकोण में देखते हैं, तब हम देखते हैं कि इतिहास में भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के बाद भी उसकी दार्शनिक विचारधारा में भी शंका के दृष्टिकोण से देखा जाने लगता है। तो ये कमियां भी दिखाई देने लगती हैं, जिसके कमियों के रूप में हम कार्टेशियनवादी दृष्टिकोण भी अपनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हर्डर का इतिहास लेखन दृष्टिकोण, बीको का इतिहास लेखन दृष्टिकोण, जो इसकी नवीन व्याख्या होती है, जिसको वो अतीत में जाने की दृष्टिकोण में अपनाते हैं। जो नया इतिहास लेखन का दृष्टिकोण आगे जो बनता है वो एक प्रकार से स्वच्छंदवादी इतिहास लेखन और प्रबोधन काल का इतिहास लेखन दिखाई देता है। तो नवीन व्याख्या में और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इतिहास का एक नया दृष्टिकोण बनता है, जिसे हम स्वच्छंदवादी इतिहास लेखन के रूप में देखते हैं, और उसके साथ साथ उसे एनलाइनमेंट जो प्रबोधन और विज्ञानवाद, या हम कह सकते हैं प्रबोधन का युग के रूप में देख सकते हैं, जिसमें बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए तर्कात्मक ढंग से इतिहास का प्रस्तुतिकरण किया जाने लगा।